नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, आज हम यूरोप के पुनर्गठन या उसके एकीकरण पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में मैं आपको ये बताऊंगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की स्थिति किस प्रकार की थी। साथ ही साथ इस व्याख्यान में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को किन आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप के एकीकरण की अवधारणा बहुत पुरानी अवधारणा है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद महत्व प्राप्त होना आरंभ हो गया, किंतु शक्ति राजनीति के कारण यूरोप का एकीकरण संभव नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बन गया। एशिया तथा अफ्रीका के यूरोपीय उपनिवेशों की स्वतंत्रता के बाद ही यूरोपीय देशों की शक्ति में कमी आ गई तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देश अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गए। उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर पूर्व सोवियत संघ ने भी पूर्वी यूरोप में अपने साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को आरंभ कर दिया, किंतु 1948 से ही यूरोप के एकीकरण के प्रयास आरंभ हो गए थे। अब हम चलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस प्रकार की स्थिति थी। 19वीं शताब्दी में यूरोप की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये हम सभी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने तक सभी महान शक्तियाँ यूरोपियन थीं। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों ने शक्तिशाली राज्यों की भूमिका में परिवर्तन कर दिया। दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी और इटली जैसे देश अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए सदैव संघर्षरत रहे। द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ के समय ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत संघ निस्संदेह महाशक्तियाँ थीं और इटली भी मुसोलिनी के नेतृत्व में महाशक्ति की भूमिका अदा करने के लिए प्रयत्नशील था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध लगातार 6 वर्ष तक चला। 6 वर्ष तक लगातार चलने वाले द्वितीय महायुद्ध ने इसका रूप ही बदल दिया। इस युद्ध में यूरोप में के 1 करोड़ सैनिक और 2 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को अपने जीवन से वंचित होना पड़ा। लगभग 30 से 40 अरब रुपए के मूल्य की संपत्ति नष्ट हो गई। कई देशों की सीमाएं बदल गईं। इसके साथ साथ कई देशों को युद्ध व्यय का भार भी वहन करना पड़ा, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से अत्यंत कमज़ोर हो गए। पुराना शक्ति संतुलन बिखर गया। जर्मनी पददलित और विभाजित हो गया। फ्रांस, इटली पूर्णतः निर्बल हो गए। ब्रिटेन को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने पर विवश होना पड़ा। सोवियत संघ ही एक ऐसा राष्ट्र था जो हानि उठाने के बावजूद भी सबसे अधिक लाभान्वित हुआ। बहुत से नए प्रदेशों पर उसका अधिकार हो गया और उसकी सीमा पर स्थित अनेक राज्य उसकी साम्यवादी व्यवस्था के घेरे में आ गए। तो इस प्रकार बच्चों, द्वितीय महायुद्ध ने जहां यूरोप की अनेक शक्तियों को निर्बल किया, वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ को इससे लाभ प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं क्या थीं। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण समस्या शांति निर्माण की समस्या थी। यह समस्या द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप की सबसे कठिन और जटिल समस्या मानी जा सकती है। 10 फरवरी 1947 तक केवल इटली, रोमानिया, हंगरी और फिनलैंड के साथ शांति संधियां संपन्न हो सकीं। ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि जुलाई 1955 में कार्यान्वित की गई। शांति स्थापना का कार्य इसलिए कठिन था क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध आरंभ हो गया था। शांति निर्माण की समस्या के अलावा जो दूसरी प्रमुख समस्या थी वो जर्मनी की समस्या और शांति वार्ताएं थीं। पोट्सडम समझौते के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया था, जिसमें क्रमशः अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस ने अपना शासन स्थापित किया। जर्मनी की पुरानी राजधानी बर्लिन में चारों बड़े राष्ट्रों ने एक मिला-जुला शासन स्थापित किया। जर्मनी के विभाजन का उद्देश्य यह माना गया कि उस पर आधिपत्य रखने वाले राष्ट्र मिलजुल कर आपसी सहयोग से उस पर शासन करेंगे, परंतु आरंभ से ही यह स्पष्ट हो गया कि यह संभव नहीं है।
जर्मन समस्या के संबंध में 10 मार्च 1947 से आरंभ होने वाली मॉस्को की विदेश मंत्री परिषद की बैठक में 40 दिनों तक चले वाद विवाद से यह स्पष्ट हो गया कि मतभेदों के कारण जर्मनी के साथ कोई शांति संधि करना संभव नहीं है। शांति संधि न हो सकने की स्थिति में मित्र राष्ट्रों ने अपने अपने क्षेत्रों को मिलाना आरंभ कर दिया। 31 मई 1948 को पश्चिम के 3 क्षेत्रों के लिए अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने एक केंद्रीय सरकार बनाना स्वीकार किया। 21 सितंबर 1949 को पश्चिमी जर्मनी में एक संघीय गणराज्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की स्थापना हुई। पूर्वी क्षेत्र में सोवियत संघ ने 7 अक्टूबर 1949 को जर्मन डेमोक्रेटिक गणराज्य या जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की। इस प्रकार 2 जर्मन अस्तित्व में आए। जर्मनी के एकीकरण की समस्या शीत युद्ध की राजनीति में उलझ कर रह गई। अब आती है ऑस्ट्रिया के साथ संधि। जर्मनी की भांति ही ऑस्ट्रिया में भी सैनिक शासन की स्थापना की गई। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को 4 भागों में बांट दिया गया। प्रत्येक भाग पर एक एक मित्र राष्ट्र का अधिकार स्थापित हुआ। बाद में काफ़ी विचार विमर्श के बाद 15 जुलाई 1955 को ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। ऑस्ट्रिया को स्वतंत्रता एवं सर्वोच्च प्रभुसत्ता प्रदान की गई। इस संधि में ऑस्ट्रिया ने यह स्वीकार किया कि वह जर्मनी के साथ राजनीतिक या आर्थिक संघ का निर्माण नहीं करेगा और पूर्ण रूप से तटस्थ रहेगा। यह भी निश्चय किया गया कि ऑस्ट्रिया नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो चौथी महत्वपूर्ण समस्या थी वो बर्लिन का संकट था। 1945 में पोट्सडम समझौते के अनुसार बर्लिन नगर सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अमेरिका के नियंत्रण में बांट दिया गया। पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी देशों के नियंत्रण में एवं पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार के लिए पश्चिमी शक्तियों ने मुद्रा संशोधन का एक प्रस्ताव रखा, जिसे सोवियत संघ ने लागू करने से इनकार कर दिया। पश्चिमी राष्ट्रों ने विवश होकर एक नया डी मार्क शुरू कर दिया। पश्चिमी राष्ट्रों के इस कदम से नाराज़ होकर 24 जून 1948 को सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, जिसके प्रत्युत्तर में पश्चिमी राष्ट्रों ने लाखों टन सामान हवाई जहाज़ों के द्वारा बर्लिन भेजना शुरू किया। 14 मई 1949 को बर्लिन समस्या पर दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया। बर्लिन समस्या के अतिरिक्त यूरोप का आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक एकीकरण भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की एक प्रमुख समस्या थी। जैसा पहले बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण विध्वंस ने यूरोप को आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से निर्बल बना दिया। जहां पूर्व में सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति उसे आतंकित करने लगी, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी दिशा में अमेरिका का उत्कर्ष उसे व्यथित करने लगा। इन 2 महान महाशक्तियों के बीच पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के लिए आत्मरक्षा और उन्नति का उपाय यूरोपियन एकता को सुदृढ़ करना तथा इसके लिए विविध आर्थिक और राजनीतिक संगठन बनाना था। अमेरिका भी ऐसे संगठनों को आत्मरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। 1946 में चर्चिल ने यूरोप की एकता का आंदोलन चलाया। यूरोप में कुछ लोग इसका समर्थन साम्यवाद के विरोध की दृष्टि से करते थे और कुछ इसे विश्व संघ की दिशा में प्रयत्न बताते थे। इन सब विचारों और आंदोलनों के परिणाम स्वरूप यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के कुछ संगठन बने, जिसमें से मुख्य हैं बेनिलेक्स, यूरोपियन आर्थिक सहयोग का संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास का संगठन, यूरोपियन अदायगी संघ, यूरोपियन कोयला तथा इस्पात समुदाय, यूरोपियन आणविक शक्ति समुदाय, यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम यूरोप की सैनिक सुरक्षा की समस्या भी अत्यंत जटिल रही। शीत युद्ध के आतंक ने पश्चिमी यूरोप के देशों को एकीकृत सुरक्षात्मक प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस कराई। पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित संगठन बनाए गए: डंकर संधि, ब्रुसेल संधि, नाटो, यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय तथा पश्चिमी यूरोपियन संघ। पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा सैनिक व राजनीतिक एकीकरण
की प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ ने भी पूरी यूरोप के देशों को संगठित करने के लिए 1947 में कॉमन फॉर्म, 1949 में पारस्परिक आर्थिक सहायता की परिषद तथा 1955 में वारसा पैक्ट का निर्माण किया। इस प्रकार बच्चों कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप की प्रमुख समस्या एक ओर शांति निर्माण की थी, वहीं दूसरी ओर इनके समक्ष आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक समस्याएं भी थीं। इस व्याख्यान में बच्चों मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में हम यूरोप के पुनर्गठन से संबंधित किसी दूसरे पक्ष पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।